गुड इवनिंग मेरे दोस्त। आज सबसे पहले हम कुछ बात बताना चाहते हैं कि देखिए दोस्त, जिंदगी अगर बदलना है तो संघर्ष बहुत जरूरी है। मानव के जीवन में कहीं न कहीं समस्याएं आती है और उस समस्याओं का निदान करना कहीं न कहीं मानव का ही कर्तव्य होता है, चाहे जिस आधार पे आप करना चाह रहे हो। तो यही समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको संविधान की जरूरत होती है। जिस चैप्टर को आज हम समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसकी जरूरत होती है। और अगर संविधान की कहीं न कहीं आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको परेशानियों का सामना करना होता है। बट आपके पास अगर जब नॉलेज है, संविधान की नॉलेज है, तो आप कोई भी समस्याओं का निदान आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको संविधान को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको हम समझते हैं। और फंडामेंटल राइट को आज हम बोर्ड पे समझते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बट आज हम कुछ अच्छे तरीके से बोर्ड पे बताना चाहते हैं। आप दो चीज को पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। एक आप पढ़े हैं कि अ, संविधान में भाग फर्स्ट जो था, 22 भाग में से पहला भाग जो पढ़े थे कि संघ और राज्य क्षेत्र, जिसको हम अच्छे तरीके से समझाए थे कि संघ क्या होता है, राज्य क्षेत्र क्या होता है। दूसरा भाग जो आप पढ़े थे, यानी कि दूसरा भाग नागरिकता जो था। अगर जब राज्य देश की बात हो गई तो नागरिकता होना भी जरूरी है। जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, अगर नागरिकता नहीं है तो क्या समस्याएं हो सकती है। इन सारे चीजों की हम यानी कि समस्याएं और निदान भी बताए थे कि नागरिक होना क्यों जरूरी है। आज हम भाग 3 को पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 जो है मूल अधिकार, उसको हम अभी समझेंगे। मूल अधिकार क्या है, इस चीज को अभी हम समझते हैं। जो भाग 3 है संविधान का, भाग 3, ये भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा है। मूल अधिकार, अधिकार इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट होता है। तो ये फंडामेंटल राइट क्या होता है? जो फंडामेंटल राइट्स होता है, मूल अधिकार होता है, उसको समझिए। देखिए, जिंदगी जीने के लिए तो बहुत सारे आदमी जी लेते हैं, लेकिन जब समस्याएं आता है तो उसके पास समाधान भी तो होना चाहिए। और समाधान नहीं है, समाधान के बारे में नहीं जानता, तो उसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मूल अधिकार जो होता है वह होता है कि अपने लिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है देश का, तो उसको जन्म से ही मूल अधिकार मिल जाता है। मतलब उसको अधिकार है समाज में जीने का, रहने का। तो ये सब सारे चीज को आज हमको समझना है। तो मूल अधिकार को आज हम अच्छे से समझते हैं। जो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें न्याय मिलता है। तो आपको समझना है कि नैसर्गिक अधिकार क्यों कहते हैं मूल अधिकार। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो होता है, राजनीतिक विज्ञान जो होती है, वो आसान है, बट आपको समझना होगा मेरे दोस्त। क्योंकि आपको जब हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं न कहीं अंधकार में जी रहे हैं। और ऐसे बच्चे तो हमको लगता है और ज्यादा अंधकार में, बिहार के अक्सर बच्चे जिसके पास हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होता है, और वो आईएएस आईपीएस का तैयारी करना चाहता है। अब सोचिए कि जिसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, उतनी अच्छी गहराई नहीं है, वो आईएएस आईपीएस का तैयारी कैसे कर सकता है? तो इसीलिए उतना आसान भी नहीं होता है। इसीलिए हम बताए थे कि 6-7 क्लास से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर जब आप 6-7 क्लास से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो आईएएस एग्जाम निकालना, यूपीएससी निकालना, बीपीएससी निकालना बहुत कठिनाई, यानी कि कठिनाई से गुजरना होता है। तो इसलिए आपको समझना है। तो मूल अधिकार में से अपने लिए अधिकार मांगना। अगर जब मान लीजिए कि आपको समाज में सताया जा रहा है, आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, इतना समझिए, तो आप कैसे अपने अधिकार को वहां पे बचा सकते हैं? तो उस अधिकार की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, चाहे जातिवाद के आधार पे हो रहा है, चाहे धार्मिक आधार पे हो रहा है, किसी भी तरह का आपका उत्पीड़न दे रहा है समाज, तो आप उसके प्रति, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट में उसका निदान होता है मेरे दोस्त। इसलिए आपको समझना होगा, मूल अधिकार मिस होता है कि अपने लिए अधिकार। अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ घटना घटी, उसका चर्चा हम करेंगे कि मेरे साथ ही घटा था, और वो 109 धारा लगा था, 307, यानी कि जिसको हम कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। अब जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया और द्वेष भावना में आकर के मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि कहाँ से लड़ाई लड़ना है, और मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ा, और जहां तक कि हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बेल मिल गया। अब देखिए, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालिए, मेरा यही कहना है कि आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा देना, आप कभी कुछ इस तरह का काम किए ही नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती किए ही नहीं है, और आपके ऊपर जब क्या करता है, कुछ ऐसे जो आपसे जल रहा है और वो आपके ऊपर इस तरह का लगा देता है, तो क्या आपको सजा हो जाएगी? नहीं। यही तो समझना है मेरे दोस्त, यही तो कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था को आप नहीं समझते हैं तो आप डर डर के जी रहे होते हैं, और जब कानून व्यवस्था को आप समझ जाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी छाती चौड़ी हो जाती है उन मुट्ठी भर प्रशासन के सामने जो आपको सता रहा है, और उस प्रशासन को भी आप सबक सिखा देते हैं कि क्या होता है। तो इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज जब होती है तो आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं। जहाँ झुकना है वहां झुकेंगे, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व के सामने झुक जाना, कहीं न कहीं तो आपको अन्याय ही सहना है। तो इसलिए आप समझिए, तो मूल अधिकार में आप अपने लिए अधिकार जो मांग रहे हैं, आप समाज को भी अधिकार दिला सकते हैं। जिसके ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, तो उनको भी आप न्याय संगत अधिकार दिला सकते हैं। तो मूल अधिकार को न्याय संगीत अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इससे न्याय मिलता है, क्योंकि ये जन्म से आपको मिल जाती है मेरे दोस्त। और फिर जो है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको जीने का अधिकार देता है। और ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना, USA। अगर कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ये चीज आपको समझना है, तो शायद समझ चुके होंगे। आगे हमको समझना है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है वो क्या है। तो जो प्रदत्त अधिकार है, पहला, जैसे आपको समझना है कि ये फंडामेंटल राइट अनुच्छेद कितना से कितना में चर्चा किया गया है, तो ये जो किया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35, याद रखना 12 से 35, इसमें चर्चा की गई है मूल अधिकार का। तो शायद समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग जितने भी दोस्त हैं थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि जो व्यक्ति अभी खाली बैठे होंगे तो कुछ समझे, अपने बारे में समझे। जैसे कि एक मेरा भाई देख रहे हैं, विकास कुमार, विकास मेरे छोटे भाई हैं, तो आप शेयर कीजिए, ताकि और सारे आदमी के जो ऊपर कीचड़ उछला जाता है वो भी अपना संविधान ढूंढ पाए। एक प्रियंका मेहता है, जो कि हमको लग रहा है सर, शायद ये सर हैं, और कहीं न कहीं से हमको देख रहे हैं, तो तहे दिल से धन्यवाद। शायद हम आपको जानते हैं। तो आगे चलिए हम समझते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 12 होता है मेरे दोस्त, ये होता क्या है अनुच्छेद 12? तो अनुच्छेद 12 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत जो होता है, मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जाता है? राज्य को परिभाषित किया जाता है। राज्य को परिभाषित, तो शायद समझ गए होंगे। राज्य को परिभाषित किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 12 के तहत करेगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और अत्यंत, इन्हें यानी कि न्यायसैनिक अधिकार भी कहते हैं, जो कि हम समझा ही चुके हैं कि मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? न्यायसैनिक अधिकार। ये भी याद रखना, न्याय सैंगिक अधिकार। क्यों?
क्योंकि ये हमको न्याय देता है। आगे हमको अनुच्छेद 13 को समझना है कि अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 जो आपको वर्णन है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, हमारे मूल अधिकार को कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा असामाजिक तत्व जो हमारे को प्रभावित करे। अब कैसे प्रभावित करेगा? मूल अधिकार से मूल अधिकार का कहीं न कहीं टक्कर भी होता है। तो अगर वो क्या करता है? प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, कोई बात नहीं। तो अगर जब ये क्या करता है, आपको मूल अधिकार को रोका जाता है, यानी कि अधिकार को प्रभावित करता है और क्या करता है, हमारे मूल अधिकार को यानी कि रोक लगाया जा सकता है। याद रखना, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मूल अधिकार का हनन करता है, तो उसको आपको क्या करना है? उसके मूल अधिकार को भी रोका जा सकता है। ये अनुच्छेद कौन कहता है? 13 कहता है। यदि मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार को, यानी कि किसी मूल अधिकार को, किसी मूल्य अधिकार को किसी दूसरे मूल्य अधिकार, दूसरे मूल्य अधिकार प्रभावित करता है। अधिकार क्या करता है? प्रभावित करता है, करता है, तो उसे रोका जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। अगला हम समझते हैं, अगला कुछ पॉइंट को हम समझते हैं। अगला पॉइंट आपको है जो मूल अधिकार है उसमें बहुत सारे अधिकार है। पहला है समता और समानता का अधिकार, तो इसको समझना है। यानी कि पहला जो अधिकार है वह क्या है? समता और समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार का मतलब क्या? ये चीज को समझिए। ये अनुच्छेद कितना से कितना तक में वर्णन है, तो ये भी याद रखना है, तो लिख लीजिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है मेरे दोस्त? 14 से 18 आपका है समता और समानता का अधिकार। अभी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि समता और समानता का अधिकार क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, समता और समानता का मतलब होता है कि आप समान रूप से हैं। अगर जब किसी को हम बताए थे सेम जॉब मिलता है, एक ही स्कूल में मिला है, मान लीजिए एक टीचर है प्राइमरी स्कूल का, दूसरा भी महिला टीचर है प्राइमरी स्कूल का, एक मेल है एक फीमेल है, उसके स्कूल एक ही है, ठीक है, प्राइमरी ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को 50,000 रुपया देगा, किसी को 20,000 रुपया देगा। कोई SC ST है तो उसको कम देगा, और कोई फॉरवर्ड कास्ट है तो उसको अधिक देगा। ऐसा नहीं होता है। तो उसी को हम कहते हैं समता और समानता का अधिकार। समता में से हम समान रूप से हैं, और जब हम समान रूप से हैं तो हमको समान वेतन मिलना चाहिए, एक काम का एक ही रुपया मिलना चाहिए। यही तो कहता है समता का अधिकार। शायद मेरे दोस्त समझ चुके होंगे। जो भी मेरे दोस्त है थोड़ा सा कमेंट कीजिए। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। जो समता और समानता का अधिकार है संविधान में, यानी कि भाग थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 14 से 18 जो वर्णन है, इसमें पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 14 है ये क्या कहता है? समझिए, आप अपने संविधान को समझिए, और आप जब अपने संविधान को समझते हैं तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और कुछ हम देखे हैं सामाजिक तत्व फैलता है, तो उसको ये पता नहीं है कि कानून भी है कहीं। और कानून के, आप ऐसा नहीं कि कानून अंधा है, याद रखना दोस्त, कानून अंधा नहीं है, बट आप उसको जागरूक तो कीजिए। समझने वाला वहां पे व्यक्ति जाना चाहिए, जो कि प्रशासन को भी पढ़ा सकता है कि हम कुछ हैं। और प्रशासन के सामने अगर जब झुक करके बात कीजिएगा तो आपको उसे लूटेगा। तो इसीलिए आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, और अपने अधिकार के लिए लड़ना तो कहीं का गुनाह नहीं है। और आप जहां तक हो सकता है जाइए, और सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, तभी तो आपको अपना अधिकार मिलेगा। और जैसे कि जमीनी विवाद हो जाता है, जैसे कि हम लोग को भी है,
अब क्या होता है, जमीन किसी और का है, यानी कि उसके पूर्वज का है, और दूसरा उसको लिखाना चाह रहा है, तो क्या लिखा लेगा? भले ही वह कल छपल से लिखा सकता है, कुछ देर के लिए वो खुश रहेगा, लेकिन उसको जब सजा मिलेगी तब उसको जिंदगी में याद रखेगा कि नहीं, हम कुछ गलती किए हैं। ऐसा नहीं होता है। यही तो संविधान है। अगर संविधान नहीं होता तो आज आप जानते हैं, जिसको आप गर्व से कहते थे मर्डर बाबू, ये बाबू, वो कुछ भी नहीं है। आज आप समझ रहे हैं, ये जो आपको आगे पढ़ाएंगे कि उपाधि का अंत जो किया गया, ये संविधान की ही देन है। नहीं तो लोग जो पैसा वाले थे, बोल वाले थे, उसका चलता था। लेकिन आज सबको जीने का अधिकार है। चाहे वह गरीब है, आपके यहाँ काम नहीं करने जाता, तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? हाँ, जीने का अधिकार है। वो अपने घर में रह रहा है, तुमको तो नहीं सता रहा है, तो इसलिए उसको भी जीने का अधिकार है। तो यही चीज तो समझना है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ये कहता है कौन? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। समक्ष समानता, इसका मतलब समझिए, आप कानून के पास जाते हैं तो कानून आपको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। यानी कि कानून दोनों व्यक्ति को सेम दृष्टिकोण से देखेगा, और जिसकी गलती है उसको सजा देगा। तो यही होता है विधि के समक्ष समता। कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, कि प्रधानमंत्री हो, कि कोई राजा हो। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। नहीं मेरे दोस्त, सबके लिए समान कानून है, और सबको इस समाज में जीने का अधिकार है। तो इसीलिए ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। समझिए, यही तो आईएएस आईपीएस बनाता है। अगर यही सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होता है तो आप लिखते हैं कुछ, तो उसी को हम तो क्या कहते हैं, यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम कहते हैं। और बच्चे वही क्लियर करते हैं जो शुरू से पढ़े होते हैं। ऐसा नहीं ग्रेजुएशन क्लियर हो गया तब जा रहे हैं आप तैयारी करने के लिए कंपटीशन का, तो फिर कभी जिंदगी में निकलेगा भी नहीं। और यही गलती होता है, जिसके घर में पढ़े लिखे उतने अच्छे नहीं होते हैं, विद्वान और उतने समझने वाले गार्जियन नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो कि सामाजिक तौर पे पहले क्या था, जिसके पास रुपया पैसा था वो तो बाहर जाके पढ़ता था, लेकिन जो गरीब व्यक्ति थे, जिसके पास संपत्ति की कमी थी, वो नहीं जा पाता था। तो अब क्या है, अब तो सबके पास है, मोबाइल तो है। आप मोबाइल पे आप देखिए सारे चीज को, तो आप अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। आप छोटे, ऐसा नहीं कि 6 क्लास से आप स्टार्ट कीजिए, हर एक सब्जेक्ट का पकड़ बनाइए। पॉलिटी का पकड़ बनाइए, राजनीतिक व्यवस्था का बनाइए, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का बनाइए, भूगोल का बनाइए, इकोनॉमिक्स का बनाइए। अगर जब सब सब्जेक्ट में आपका क्या होता है, नॉलेज होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, तो वही मेंस एग्जाम होता है जिसमें लिखना पड़ता है। एक तो आपका यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको निकाल करके आप चले जाते हैं। जब आप क्या होता है, मेंस में बैठते हैं, तो मेंस में लिखना होता है, और बहुत डीप में लिखना होता है, और अच्छा से लिखावट भी होनी चाहिए, अच्छी यानी कि कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे, मैट्रिक इंटर के एग्जाम नहीं है। तो मैट्रिक इंटर में तो आप लिखते हैं कुछ भी लिख करके, थोड़ा गलती भी हो गया है तो मार्क मिल जाएगा। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी का जो पीसीएस एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम होता है, वह आपका सही नॉलेज टेस्ट मांगता है। और जब आपको सही नॉलेज होते हैं और सही उसको कंटेंट देते हैं, सही तरीके से अरेंजमेंट करके क्वेश्चन लिखते हैं, तभी आपको यानी कि सिलेक्शन होता है मेंस में। फिर होती है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी बहुत हाई दृष्टिकोण या बहुत अच्छे नॉलेज वाले वहां पे बैठे हुए होते हैं, जिसके पास वेल एक्सपीरियंस होता है। और वो आपकी मेंटल यानी कि मेंटल टेस्ट भी करता है, साइको टेस्ट भी करता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और आप किस तरह से सोच रहे हैं, समाज के लिए क्या सोच रहे हैं। और वहाँ इंटरव्यू में अगर जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी यानी कि समझ अच्छी है, तो फिर आपको क्या करेंगे, वो इंटरव्यू भी पास हो जाती है। तभी आप मेंस हो गया क्लियर, पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, तभी आप एक आईएएस आईपीएस या कोई यानी कि यूपीएससी का जो एसडीएम होता है, ये सब होता है, और फिर जो है जो भी वीडियो होता है, सीओ होता है, ये सब आप बनते हैं। तो ये एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आप अपने बच्चे को जागरूक कीजिए। इसीलिए पेरेंट्स को सबसे पहले समझना होगा कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं।
बच्चे का मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं, बच्चे को क्या समझ में है, वो तो खेलना हमेशा चाहता है, लेकिन पेरेंट्स का काम है कि उसको कैसे आप गाइडेंस करते हैं, किस दिशा में मेरा बच्चा जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। अगर जो आप सही तरीके से उसको गाइडेंस देते हैं, सही प्रिपरेशन की उसको समझ देते हैं, तो वही फिर आईएएस आईपीएस बनता है। तो शायद समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता क्या होते हैं? सभी लोग क्या है, कानून के समक्ष समान है। समझ गए होंगे। अब है कुछ चीज को आप समझाते हैं इसमें कि क्या होता है, शायद समझ गए हों। आगे चलिए, इसको जो लिया गया है विधि की समक्ष समानता को जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन रहता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जबकि कानून का समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। समान संरक्षण की व्यवस्था अगर पूछ दे तो वो अमेरिका से ली गई है। अगर विधि की समानता पूछ दे तो वह ब्रिटेन से ली गई है। तो याद रखना, आधा से अधिक जो हमारा संविधान का कंटेंट है वह ब्रिटेन के ही संविधान से है। तो शायद आपको समझ में हो गया, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर जो भारत में जानते हैं कि ब्रिटिश लोग शासन करते थे। तो जब भारत की आजादी का समय आया, जब यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए थे, जैसे कि डॉक्टर एपीजे यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत ही गुणवान विद्वान थे, जो कि विदेश में भी पढ़ा था। उसको पता था कि विधि व्यवस्था क्या होती है। तो उन्होंने देखा हर एक देश में जाकर के कि कहाँ का संविधान क्या है, जो अच्छा लगा, जो सबसे सुपेरियर था, उसी को भारत में लाया गया। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा अगर संविधान पूछा जाए तो वह भारत का ही संविधान है, क्योंकि इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखा गया है। क्योंकि भारत में बहुत सारे कुरीतियां भी थी, जैसे कि आज भी देखते हैं बहुत सारे कुरीतियां हैं, पहले भी बहुत सारे कुरीतियां थी। आप जानते हैं छुआछूत की कुरीतियां थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसा था जिसमें विधवा विवाह को लेकर के, ये सब लेकर के बहुत सारे कुरीतियां था, जिसमें विधवा को जला दिया जाता था, जिसपे राजा राम मोहन राय ने अपना संज्ञान लिया था, और फिर जो है वो अपने भाभी से ही शादी करके ये साबित किया समाज को कि विधवा को भी जीने का अधिकार है। ये हिस्ट्री की पॉइंट है जहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये आपको अगर जो पूछा जाए कि विधिक समक्ष समानता, तो ये ब्रिटेन से। और जब आपको ये पूछा जाए कि अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से जो लिया गया वह कानून के समान संरक्षण की बात की गई थी। तो शायद ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको कुछ और बताते हैं, अपवाद में कुछ पॉइंट है। और अपवाद में वो पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी या मुकदमा या गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक वह अपने पद पे है। तो याद रखना, जो राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तो भारत का प्रथम व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति पे ही मुकदमा, उस पे एफआईआर होता है या गिरफ्तारी की बात होती है, कहीं न कहीं भारत की जो विधि व्यवस्था है कहीं न कहीं डमाडोल हो जाएगी। इसीलिए जब तक वो अपने पद पे है तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी कब हो सकती है? उसको पद पर से हटा करके। वैसे याद रखना, राष्ट्रपति ऐसा कोई गलती करता नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को किसी तरह की सस्पिशन है मेरे दोस्त, तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट से अपना क्या मांगता है? जजमेंट मांगता है। तभी वो कोई भी आपको यानी कि कानून व्यवस्था को लागू करता है, वैसे नहीं कर देता है। कानून व्यवस्था को लागू करना है किसी तरह की, अगर जब असामाजिक तत्व फैल रहा है उसको रोकने का काम राष्ट्रपति करता है। आप जानते हैं कि जब यानी कि राज्य सरकार विफल हो जाता है, तो राज्य सरकार अगर जब विफल हो जाता है तो उस कानून व्यवस्था को फिर कायम कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको ये भी पता होगा, जब विफल हो जाता है, मान लीजिए कि अभी क्या हो जाए, बिहार में दंगा भड़कने लगे और बहुत सारे लूट मार काट ये सब होने लगे, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार उसमें विफल हो रहा है। तो विफल हो रहा है तो उसको रोकने का काम
जो करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति का कौन अंग करेगा? तो राज्यपाल। याद रखना, राज्यपाल बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार का दायित्व निभाता है। और राज्यपाल, जैसे कि अभी बिहार का राज्यपाल जानते हैं, बहुत ही हम उसका वीडियो देखे थे, आरिफ साहब का, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जिसके पास कहीं न कहीं नॉलेज से भरा हुआ है, और वो संस्कृत का नॉलेज भी है मुस्लिम